हाँ जी बच्चों, तो ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे, अब हम इसमें थोड़ा फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। ओके। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिजिक्स क्या होती है, साइंस क्या होती है, साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या है, थ्रस्ट एरिया क्या है, रिलेशन क्या है फिजिक्स का और ब्रांच के साथ। बच्चों, आज हेडिंग डालिए डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर। अब सुनना मेरी बात, जो बात बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अब तक तो कहानी चल रही थी, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर, डालिए हेडिंग डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर। देखो, जैसा कि आपको पता है फोर्स क्या है। फोर्स हमारी जिंदगी के हर कदम पर है, हर जगह फोर्स ही है। आप एक पतंग उड़ा रहे हो तो फोर्स है, अगर रिमोट का बटन दबा रहे हो तो फोर्स है, अगर आप चल रहे हो तो फोर्स है, गाड़ी चल रही है तो फोर्स है, मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूं तो फोर्स है, किसी चीज को उठाना है तो हर जगह फोर्स है। और ये फोर्स इतनी सारी जगहों पर है, हर कदम पे फोर्स है, हर जगह हर एक्शन में फोर्स है, हर काम पे फोर्स है, हर वर्क में फोर्स है। अब इस फोर्स को हम पढ़ना चाहते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करा हमने हमने इसको पढ़ा और इसके नाम रखे। तो जो हमने नेचर में अभी तक फोर्सेस देखे हैं, जो हम लोगों ने पढ़े हैं, वो सबसे पहला फोर्स हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सुनना मेरी बात, बताता हूँ। फोर्सेस बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ फोर्स हमने पढ़े हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला आता है बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। जगह जगह अलग अलग तरीके का फोर्स लगता है और उनको मैंने पढ़ा, और उस कुछ फोर्सेस के मैं आपको नाम लिख रहा हूँ। अब बताता हूँ। टेंशन इन स्ट्रिंग, ये भी एक तरीके का फोर्स है, बताता हूँ अभी क्या होता है, ये सारी चीजें बताते हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग, बाइंडिंग फोर्स इन नट बोल्ट। ओके। अगला आता है विस्कस फोर्स, बायंट फोर्स, विस्कस फोर्स, बायंट फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। बहुत सारे एंड सो मोर, सो मैनी फोर्सेस आर प्रेजेंट इन दिस नेचर। बहुत सारे फोर्सेस हैं। ठीक है। तो बच्चों, हमने जगह जगह एक्शन देखा और हमने इन फोर्सेस के नाम बताए, है ना। तो हमने जगह जगह नए नए एक्शन देखे और उन फोर्सेस को नाम दे दिया। अब यार ये फोर्सेस तो इतने सारे हैं, मैं कैसे पढ़ाई करूं इनकी। ये तो कुछ ही फोर्सेस लिखे हैं मैंने, पता नहीं कितने फोर्सेस हैं यार, जगह जगह तरह तरह के फोर्स हैं यार, हर एक्शन में अलग अलग फोर्स है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक फोर्स को दो जगह अलग अलग जगह पढ़ रहा हूँ, मैं नाम पता ना लगा पा रहा हूँ। बात समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक ही फोर्स के दो अलग अलग जगह नाम रख दिए, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो फोर्स दोनों एक ही थे, मैं दो अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ रहा हूँ और टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना। मैं इतने सारे फोर्सेस को पढ़ना चाहता हूँ, मैं इनका क्या पढ़ना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आए, इनके क्या लॉ हैं, इनके क्या रूल हैं, नेचर में कैसे पाए जाते हैं, ये जगह जगह तरह तरह की चीजें पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन यार इतनी बड़ी पढ़ाई है, फिर तो भैया मैं तो इसी में रह जाऊंगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि मैं कुछ कमी कर रहा हूँ, यानी हमारे पास कुछ कमी है, हमारे पास कुछ मेथड की कमी है, या हम कुछ सोच नहीं पा रहे। ऐसा तो नहीं है कि ये नेचर में इतने सारे फोर्स है ही नहीं, हम एक ही फोर्स को जगह जगह अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, एक ही तरीके के फोर्स को जगह जगह पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का एक प्रिंसिपल था श्रेयांश, अगर आपको याद हो, यूनिफिकेशन। वो यूनिफिकेशन क्या कहता है कि भाई फिजिक्स में एक चीज है तो एक ही तरीके की होगी, वो बहुत सारी चीजों को एक तरीके से बताओ। यानी फिजिक्स कहता है कि नेचर में एक ही फोर्स है, ये सब तो उन फोर्स के अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्ट है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे हम इंसान है, अब पुलिस इंस्पेक्टर भी इंसान होते हैं, डीएम भी इंसान होता है, जज भी इंसान होता है, चीफ मिनिस्टर भी इंसान होता है, तो सब इंसान ही ना, ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान है सब इंसान ही। बस वही इंसान जब पुलिस की वर्दी पहन ले तो पुलिस वाला कहलाया जाता है, वही इंसान अगर काला सूट पहन ले तो वकील कहलाया जाता है, वही इंसान अगर चौक डस्टर पकड़ ले तो वो टीचर कहलाया जाता है। यानी इंसान तो एक ही है, पढ़ना हमें इंसान के बारे में, वो सब उसकी क्या है, ड्यूटी है। उसी तरीके से ऐसा तो नहीं है कभी नेचर में एक ही फोर्स हो और ये सब जगह जगह अलग अलग ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं कि अगर ये फोर्स यहाँ पाया जाएगा तो इसको ग्रेविटी बोल देंगे, अगर ये इंसान पुलिस की वर्दी में पाया जाता है तो उसे पुलिस वाला बोल देंगे, ये इंसान सफेद कुत्ते में पाया, सफेद सूट में पाया जा रहा है, सफेद कोट में, तो डॉक्टर कह देंगे। उसी तरीके से अगर ये फोर्स यहाँ पाया जा रहा है तो उसका नाम दे दिया ग्रेविटी का फोर्स, वो फोर्स यहाँ पाया जा रहा है तो उसका नाम दे दिया फ्रिक्शन फोर्स। हम कंफ्यूज हो गए। हाँ बात तो सही है यार, क्योंकि इतने सारे फोर्स तो मैं नहीं पढ़ सकता, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल का फोर्स क्या है,
जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जिसके पास मास हो, धरती और हमारे बीच में लग रहा है, सन धरती और हमारे बीच में, हम तभी तो धरती पे रुके हुए हैं, सन और अर्थ के बीच में लग रहा है, उस फोर्स को ग्रेविटी का फोर्स दिया। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब हम किसी चीज में रगड़ करते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स जो हमें किसी चीज को मूव कराने में हेल्प करता है, जो किसी चीज को मूव कराने में हेल्प करता है ना, फ्रिक्शन का फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे टायर है, जब टायर गोल गोल घूमता है तो टायर का नीचे वाला हिस्सा धरती पकड़ लेती है, तभी तो टायर आगे जाता है। लेकिन अगर वही टायर पे नीचे कीचड़ आ जाए, कीचड़, तो फिर वो कीचड़ जो काम करती है वो ग्रिप को कमजोर कर देती है, जिस कारण से टायर वहीं घूमता रहता है, आगे नहीं जा पाता। तो ये सब आप पढ़ोगे इस वाली 11th क्लास में। तो उसी तरीके से टेंशन स्ट्रिंग, भाई मान लो मैंने क्या करा, ये मेरी रस्सी है, मैंने रस्सी थी, मैंने रस्सी को खींचा, मैं रस्सी पे फोर्स तो यहाँ लगा रहा हूँ, मगर यहाँ फोर्स लगाने से इफेक्ट यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स यहाँ ट्रांसफर हो गया और यहाँ से ये रस्सी इस चीज को खींच दी है, तो इस फोर्स को बोलते हैं टेंशन, जो ट्रांसफर हो गई। भाई मैंने फोर्स तो केवल यहाँ लगाया था ना, लेकिन असर कहाँ देखने को मिल रहा है मुझे, यहाँ ये चीज खींच रही है इधर, तो इस फोर्स को बोलते हैं टेंशन। आप किसी दो नट बोल्ट को बांध दो, जब आप किसी चीज को चिपका रहा हो, जैसे ये व्हाइट बोर्ड मैंने जोड़ रखा है, यहाँ यहाँ मैंने जगह जगह क्या लगा रखे, बोल्ट लगा रखे, ये बोल्ट, ये बोल्ट क्या काम करता है, इस फोर्स लगाता है जो इनको रोकता है। उसी तरीके से विस्कस फोर्स, गाढ़ापन, आपने देखा होगा कि जब पानी होता है, पानी जब ऊपर वाली लेयर होती है वो बहुत तेजी से चलती है, नीचे वाली लेयर की स्पीड आराम कम होती है, नीचे वाली लेयर की स्पीड और कम होती है, और जो सबसे नीचे पाया जाता है पानी, उसकी स्पीड तो बिल्कुल कम होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पानी के बीच में एक फोर्स पाया जाता है, विस्कस फोर्स, जिसे हम कहते हैं गाढ़ापन। शहद है, मैंने पानी को बिखेरा, पानी बिखेरने पे वो काफी दूर चला गया, मगर अगर मैंने शहद को बिखेरा तो शहद नहीं जा पाया, वो वहीं का वहीं रहा। तो क्यों? कैसा फोर्स है? विस्कस फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है? विस्कस। ऐसी बायंड फोर्स, पानी में किसी चीज को डालूंगा वो चीज ऊपर आ जाएगी, दैट इज बायंड फोर्स। अगर मैं दो चीजों को जोड़ता हूँ जैसे फेविकोल की मदद से, तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है, एडेसिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, इंटरएटॉमिक फोर्स। और चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तरह तरह के फोर्स है, कब तक पढ़ूंगा? तो मेरी फिजिक्स क्या कहती है, एक मेथड बताती है, यूनिफिकेशन, कि तुम इतने सारे फोर्सेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनका सोर्स ढूंढो और इनको कैटेगराइज कर दो। तो हमने पढ़ पढ़ के, रिसर्च कर करके हमने यूनिफिकेशन मेथड को देखते देखते हमने क्या कह दिया, हमने ये कह दिया कि हमारे नेचर में, चाहे ओवरऑल चाहे कितने भी फोर्स हैं, हमारे नेचर में, हमारे नेचर में केवल मात्र 4 फोर्सेस पाए जाते हैं। जैसे इंसानों में बात किया जाए तो हमारी धरती पे केवल 3 तरीके के इंसान पाए जाते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। उसी चीजों को हमने पढ़ना है, चाहे हमें पुलिस वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर इंसान डॉक्टर है वो जादूगर हो गया। हमें तो इंसान को पढ़ना है, हमें इंसान को जानना है, इंसान कैसा है। अब वो इंसान अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप दिखाता है, डॉक्टर बन जाता है तो उसका अलग रूप होता है, टीचर बन जाता है उसका अलग रूप होता है। उसी तरीके से इस नेचर में केवल 4 फोर्स है, वो 4 फोर्स ही है जो इसमें से कोई सा फोर्स है, मतलब उन ये फोर्स उन्हीं 4 फोर्स में से कोई होगा, ये फोर्स उन्हीं 4 फोर्सेस में से कोई होंगे। वो पहला फोर्स क्या है हमारे नेचर में, जिन्हें हम 4 फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। पहला फोर्स है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नेचर में पाया जाता है। दूसरा फोर्स है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा फोर्स है बच्चों, अभी समझाएंगे इनको, वीक न्यूक्लियर फोर्स। खत्म कर दूंगा चैप्टर, ठीक है। और सॉरी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ फोर्स है बेटा वीक न्यूक्लियर। आपको याद हो मैंने बताया था, आइंस्टाइन तो ये चाहते थे कि ये 4 भी नहीं होते, एक ही होता है, ये 4 भी नहीं होते, लेकिन अभी हमारे पास इतनी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, क्या पता एक ही फोर्स होता हो नेचर में। बस हम उसके पीछे वो कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हर फोर्स को एक्सप्लेन कर दे, लेकिन अभी तक हमने ऐसे 4 फोर्स बना दिए हैं। अब बात करें इन फोर्सेस की, तो ये कैसे फोर्स है? ये सब ड्यूटी है, ये सब इन्हीं के हिस्से हैं। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स सही, फ्रिक्शन फोर्स ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, नाम भले ही उसका अलग है, लेकिन वो है कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टेंशन इन स्ट्रिंग भी कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी सारे के सारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के हिस्से हैं। अब कैसे सीखेंगे? मतलब ये जो हमने फोर्स पढ़े हैं ना, ये सब ड्यूटी है, ये पुलिस वाला है, ये डॉक्टर है, ये भैया कुछ और है, कुछ और है, इनके पीछे कौन है? इंसान है। उसी तरीके से हमारे नेचर में केवल 4 तरीके के फोर्स पाए जाते हैं, हर फोर्स इन्हीं चारों में से किसी न किसी का पार्ट है, किसी न किसी से बना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सारे जो मैंने फोर्स लिखे हैं ये कोई फोर्स नहीं होते, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है, इसलिए हमने नाम अलग अलग रख दिया, लेकिन उनके पीछे कारण एक ही है, और वो कारण क्या है? ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियर फोर्स, बस यही फोर्स है हमारे नेचर में। और आइंस्टाइन तो ये चाहते थे कि चार्ज भी नहीं होते, एक ही होता है। यूनिफिकेशन यही तो कहता है कि बहुत सारी चीजों को एक एक लॉ बनाओ, एक ही चीज बनाओ। लेकिन हम फिर भी कम करते 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 हमें जहां 100 फोर्स पढ़ने थे, अब हमने केवल कितने फोर्स पढ़ने हैं? 4 फोर्स पढ़ने हैं। और सारे फेनोमेना, सब कुछ इन्हीं 4 फोर्स से समझा दिए जाएंगे। जैसे आपको समझाता हूँ फ्रिक्शन का फोर्स, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना मेरी बात बच्चों, देखो अभी मजा आएगा, पहले बता रहा हूँ, समझाता हूँ। देखो फ्रिक्शन का फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसे कहते हैं जो चार्जेस के बीच में लगता है। किसके बीच में? चार्ज, प्लस माइनस के बीच में। जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो फोर्स लगता है, प्लस माइनस के बीच में। अब देखना, जब मैंने मार्कर पे यहां लिखा, मैंने अपना नाम लिखा ऋषभ अग्रवाल, ऋषभ अग्रवाल, ठीक है। जब मैंने नाम लिखा तो हमसे क्या हुआ? मेरे जो मार्कर है उसके कुछ पार्टिकल्स बोर्ड पे चले गए, यानी इस मार्कर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? लूज कर दिया, खींच लिया ना, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो यहाँ पर क्या बन गया? चार्ज। और जब किसी चीज पर चार्ज आ जाता है तो वो क्या लगाता है? फोर्स। और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स। उसी फोर्स के कारण ये जो तुम्हारा आज तुम्हारा इंक है, ये इसमें चिपक गई, इसमें चिपक गई। भाई देखो ना, ये इंक के पार्टिकल बोर्ड पे क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि बोर्ड ने इंक के पार्टिकल्स को खींच के रखा हुआ है अपनी तरफ, और वो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन हमने नाम क्या रख रखा है इसका? यहाँ फ्रिक्शन फोर्स। क्यों रख रखा है? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं था पहले, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम रख रखा है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है, कंसेप्ट है, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझाया जाएगा, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से फोर्स के पीछे कौन सा फोर्स है। ठीक है, तो याद रखना, इस नेचर में, ब्रह्मांड में केवल 4 ही फोर्स पाए जाते हैं, और हम लोग जितने भी फोर्स पढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल, फ्रिक्शन, बॉयंट, वो कुछ नहीं होता, वो सब इन्हीं के पार्ट्स होते हैं, इन्हीं में से कोई सा फोर्स होता है। बस हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग इफेक्ट के हिसाब से उनके नाम रखती है। जैसे हर काम करने वाला आदमी इंसान होता है, डॉक्टर कुछ नहीं होता, पुलिस वाला कुछ नहीं होता, उन सबके पीछे इंसान ही होते हैं, वो सब ड्यूटीज होती हैं। वो सब क्या होती है? ड्यूटीज होती हैं जो इंसान करता है। उसी तरीके से ये जो सब जो मैंने लिखा ना, ये सब ड्यूटी थी जो कौन निभाता है? ये 4 तरीके के फोर्स निभाते हैं। कहीं पर ग्रेविटी अपनी ड्यूटी निभाता है, कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कहीं पे स्ट्रॉन्ग आ जाता है, कहीं पे वीक। अलग अलग तरीके की ड्यूटी निभाते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन है कितने तरीके के फोर्स केवल नेचर में? 4 तरीके के फोर्स है बस। तो यही हमारे पास नेचर में केवल 4 तरीके के फोर्स पाए जाते हैं। अब हम इन 4 फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, हम तो चैप्टर नंबर 2। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। देखिए फोर्सेस, सबसे पहले मैंने, सुनते रहना मेरी बात, समझाता हूँ कि ये फोर्स कहाँ किसके बीच में लगता है, बस यही पार्ट है। बाकी तो सब आप लोग, मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है आपको, मेरा तरफ से मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एसएनएफ का मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, मुझे क्या क्या बताना है इसके बारे में? आपका सोर्स, कि ये मैंने बताया ना कि हम इसका क्या पढ़ने चाहते हैं, ये कहाँ लगता है, इसका क्या सोर्स है ये, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है। अब सुनिए, देखिए पहले हमें क्या पढ़ना है? सोर्स। दूसरा पार्ट क्या पढ़ना है कि किस पे लगता है, ये फोर्स किस पे लगता है? सोर्स, ठीक है, किस पे लगता है, इसका क्या नेचर है, इस फोर्स का क्या नेचर है, क्या रेंज है, कहां से कहां तक लगता है? कुछ तो रेंज होगी ना कि ये यहीं तक लगेगा। दूसरा कंपैरिजन, और लास्ट कुछ एग्जांपल कि कहां कहां पाया जाता है, कौन कौन से इसके फोर्स है। देखो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या है। वो हर चीज जिसके पास मास होगा, वो हर चीज जिसके पास मास होगा, वो क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या है? मास। कौन सी चीजें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं? जिनके पास मास होता है। मास किस पे लगाती हैं? उन दूसरी चीजों पे जिसके पास भी मास होता है, एक्ट ऑन मास।
मतलब दो चीजें जिनके पास मास है, ठीक है वो, ठीक है हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो सोर्स क्या लगता है इसका, मास किस पे लगता है, मास पे लगेगा। जिसके पास मास है वो लगाएगा, और किस पे लगाएगा, जिस पे मास है। इसका नेचर क्या है, केवल अट्रैक्शन। केवल क्या करता है, ये अट्रैक्ट। तभी तो देखो इस मार्कर को मैंने छोड़ा तो ये मार्कर नीचे चला जाता है, क्योंकि फोर्स क्या है, ग्रेविटी। हमारी जो ये मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा ये हमारा सन है, और ये हमारी अर्थ है। ये अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, तो ये घूम के ऐसे क्यों नहीं चली गई, सीधा सीधा क्यों नहीं चली गई, क्योंकि अर्थ, सन ने क्या कर रखा है, अर्थ को फोर्स लगा रखा है, जिस कारण से बांध कर रखा है, जिससे ये चक्कर ये बाहर नहीं निकलती। और उसी फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी। और वो क्यों लगाती है, क्योंकि उनके पास क्या है, मास है। तो ये केवल अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है। रेंज कहां से कहां तक लगाती है, इन्फिनिटी भैया, बहुत दूर दूर तक। गैलेक्सी में लग रहा है, बड़े बड़े स्टारों के बीच में लगता है। आज जो हमारी धरती है जो रुकी हुई है एक जगह, वो इसी की वजह से लगी हुई है। तो इस फोर्स की रेंज क्या है बच्चों, इन्फिनिटी है। कंपैरिजन, अब तक का सबसे कमजोर फोर्स है इन चारों में। इन चारों में सबसे वीकेस्ट फोर्स है, देख रहे हो, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। और यही पूरी धरती को संभाल के रखता है, और यही पूरी ब्रह्मांड को संभाल के रखता है। उसके बाद भी सबसे कमजोर फोर्स है इन इन तीनों के मुकाबले, सबसे कमजोर। देखो कितने अजीब बात है, ताज्जुब वाली बात है कि पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है इसने, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को भी संभाल रखा, उसके बाद भी सबसे वीकेस्ट फोर्स है। एग्जांपल, बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, बिटवीन स्टार्स प्लैनेट्स, या फिर उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनके पास मास है, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। जिसके पास भी मास होता है वो सभी क्या लगाते हैं, ग्रेविटेशनल का फोर्स लगाते हैं। खत्म होने वाला है जी हमारा टॉपिक, बस आगे चलते हैं, ठीक है। अगला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस किसी पे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जिस किसी भी पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है वो अपने आसपास फोर्स लगाना चालू कर देता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। किस पे लगेगा, दूसरे चार्ज पार्टिकल पे। किस पे लगेगा, चार्ज पार्टिकल पे ही। चार्ज की वजह से ये फोर्स आता है, और किस पे लगेगा, चार्ज पार्टिकल पे ही लगेगा। इसका नेचर क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, दोनों दोनों। ये बेटा चीजों को अट्रैक्ट भी करता है, प्लस माइनस को खींचता है, और प्लस प्लस को दूर भगाता है, यानी अट्रैक्ट भी करता है, रिपल्शन। इसकी भी रेंज क्या है, इन्फिनिटी, बहुत दूर से। आपने पढ़ा होगा ना पोटेंशियल, कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से पोटेंशियल किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लगता है वही पोटेंशियल, यानी फोर्स कहां से लगता है, इन्फिनिटी तक। तो इसका भी रेंज क्या है, इन्फिनिटी। कंपैरिजन देखा जाए तो जान के ताजुब होगा, 10⁻27 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। मान लीजिए मेरे पास दो मटेरियल है, इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, इसके पास चार्ज कितना है +1, इसके पास चार्ज कितना है -1। मास की वजह से इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल का फोर्स, और चार्ज की वजह से इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो मैं ये देखता हूं कि इस समय इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू 10⁻27 टाइम्स ज्यादा होती है। मतलब दो चीजें हैं हमारे पास, एक जगह मास है और सेम डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स रखा, दोनों के बीच में सेम दूरी है। तो हमने ये देखा मास के कंपेयर में, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू 10⁻27 टाइम्स ज्यादा थी। 10⁻27 टाइम्स ज्यादा थी किससे, ग्रेविटी के फोर्स। यानी ये ग्रेविटी से काफी ज्यादा मजबूत फोर्स है। कितना ज्यादा, 10⁻27 टाइम्स। इसका एग्जांपल, फ्रिक्शन, बायंसी, बायंसी, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पार्ट है। बायंट फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, ये सब कैसे फोर्स है बेटा, किसके हिस्से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसे हैं समझाया जाएगा, कोई चिंता ना करो। अब आता है स्टॉक, देखो अच्छा बेटा, ये वाले जो दो फोर्स होते हैं इनको हम देख सकते हैं, तो बेटा इनको हम कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक फोर्स भी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक, जो हमारे संसार में देखे जा सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक कैसे फोर्स, मैक्रोस्कोपिक कैसे फोर्स, मैक्रोस्कोपिक। ओके, अब बात आती है, देखो ये जो दोनों फोर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं, मतलब एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और ये न्यूक्लियस के बाहर। तो इनको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये फोर्स हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, इसलिए इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक फोर्स। कैसे फोर्स है ये, माइक्रोस्कोपिक। कैसे, सुनना, सोर्स, सोर्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियर पार्टिकल्स। न्यूक्लियस जिस जिस चीज से मिलकर बना है, किस किस से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी वजह से, जहां उनकी वजह से ये फोर्स आता है।
देखो ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, सुना होगा ना, उनकी वजह से ये फोर्स आता है। लगता किस पे है? न्यूक्लियर पार्टिकल्स पे ही लगता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका नेचर कैसा है? दोनों ही, अट्रैक्शन भी रिपल्शन भी। तुमने देखा होगा ना, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अपनी तरफ खींच लिया, चला गया। इलेक्ट्रॉन जो भी न्यूक्लियस के अंदर फोर्स लगते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। उसका पहला पार्ट है स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। दूसरा, इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है। आजा बेटे, सामने बैठ जाए। इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है, मात्र 10 की पावर -15 टाइम्स, केवल 10 की पावर -15 टाइम्स है बस। इसकी रेंज बहुत 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 कम होती है, 10 की पावर -15 टाइम्स। समझ लो कितना छोटा रेंज है इसकी। बस इससे ज्यादा होता है ये फोर्स खत्म, इसके बाद ये फोर्स खत्म। 10 की पावर -15 टाइम्स है बस इस फोर्स की, मैं पहले बता रहा हूँ वैल्यू, 10 की पावर -15 टाइम्स। ये तो दूर तक लगता है, लेकिन ये फोर्स की रेंज क्या है? मात्र 10 की पावर। लेकिन अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ओके, तो बेटे इसकी रेंज तो बहुत ही कम है, 10 की पावर -15 टाइम, लेकिन उस दौरान ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इन तीनों में से। पूरे ब्रह्मांड में इससे मजबूत फोर्स नहीं है। ठीक है, 10 की पावर 10 टाइम्स heavier, large, greater than electrical force, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स से भी 10 की पावर 10 टाइम ज्यादा ग्रेटर है। भले ही इसकी रेंज बहुत छोटी है, भले ही बहुत कम दूरी पर लगता हो, लेकिन वो फोर्स इतना तगड़ा होता है यार, इतना मजबूत होता है कि उससे तगड़ा कोई फोर्स नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है सबसे आज तक का। इस ये खुद ग्रेविटी से कितना ज्यादा है? 10 की पावर 27 टाइम्स, और इससे भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। बस इसकी रेंज कम होती है, ये केवल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन उस दौरान इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जो फोर्स अगर होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और कहां पाया जाता है ये तो आपको पता ही है, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। और लास्ट आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बट बच्चों ये अभी तक अंडर रिसर्च है, अभी तक अंडर रिसर्च है, इसके बारे में अभी हम सारी चीजें नहीं जान पाए। अंडर रिसर्च, जो जो बातें जान चुका हूँ वो बता रहा हूँ, अंडर रिसर्च। अभी भी हमें, अभी हमारी इसके बारे में हमें कोई रेंज ढंग से इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, चीजें ढंग से क्लियर नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा जब परमाणु बम टूटता है, जब हम एटम को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो उस दौरान उनमें जो फोर्स लग रहा होता है वो बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी ये हमारा एटम है, इसके अंदर ये हमारा प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब हमने इस एटम को डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, तबाह कर दिया, एटम बम बना दिया, इसको फ्यूजन करा दिया, फ्यूजन करा दिया, या आइसोटोप से न्यूट्रॉन बाहर निकलवा दिया, तो ये जब टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट गया, तो अभी भी इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में अभी भी कुछ ना कुछ फोर्स है। वही फोर्स को हम क्या बोलेंगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलेंगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब जब ये एटम के अंदर थे उस समय तो वो कहलाया गया स्ट्रॉन्ग, जब एटम डिस्ट्रॉय कर दिया उस दौरान जो फोर्स हमारा पार्टिकल के बीच में लग रहा था उनके, उस फोर्स को बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। और बेटा ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, कब लगेगा? आफ्टर न्यूक्लियर फोर्स इज, आफ्टर पार्टिकल्स कम्स आउट, आफ्टर पार्टिकल्स कम्स आउट, जब पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे तब। ये तुम्हारा वीकर देन एसएनएफ, एसएनएफ का मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बट ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स। इससे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मगर इससे कमजोर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो कितना होता है ये नहीं बता पाएंगे, अभी हम रेंज नहीं बता पाएंगे, अभी तक वो अंडर रिसर्च है। ठीक है, इस तरीके से मेरे ये फोर्स खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फोर्स होता क्या है। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों बस हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में। बाकी तो एक चीज और सुन लो, बस एक एक दो दो मिनट की बात है। आपकी ना एनसीईआरटी में ना ये लिख रखा है, साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं और उनकी इन्वेंशन, उन्हें पढ़ लेना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आर्किमेड प्रिंसिपल किसने दिया, या एरोप्लेन का प्रिंसिपल किसने दिया। वो तो बेटा जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, जगह जगह जो जो इन्वेंशन आएगी मैं बताता रहूंगा। लेकिन स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में कुछ दे रखा है, उसे प्लीज उतार सब लेना। एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है इन्वेंशन, ध्यान से देखना। इन्वेंशंस कि किस साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंशन करी है, देखो वो तो मैं आपको लिखवा दूं 4-5, उससे कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी इन्वेंशंस है,
तो आप लोग जो भी बुक्स में लिखे उन्हें लिख लेना इन्वेंशंस को, कि किस साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंशन करा, ठीक है। और बच्चों एक बात याद रखना, ठीक है, बस यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है, और हम कल से अपना दैट इज एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। एक बात और याद रखना, ठीक है, अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा, फिजिक्स क्या होती है, साइंस क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, स्कोप क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या होती हैं, उसकी उसकी उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि एक्साइटमेंट क्या होती है फिजिक्स की, एक्साइटमेंट के बाद उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसका और ब्रांच के साथ क्या रिलेशन है, फिर आपने पढ़ा आपके नेचर में कितने तरीके के फोर्स पाए जाते हैं ओवरऑल। उसी तरीके से याद रखना, हमारी फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल है वो सब सिमेट्री है, लिखवाऊंगा नहीं, इसे सुन लो, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब सिमेट्री हैं। बेटा सिमेट्री का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर आज पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, अगर आज पानी पहाड़ों से नीचे की तरफ जाता है, तो आने वाले 1 लाख सालों बाद भी पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर आज सन ईस्ट से, अगर आज सन, सुनना मेरी बात, आज अगर पृथ्वी सन के चक्कर लगा रही है तो 1 लाख साल बाद भी पृथ्वी ही सन के चक्कर लगाएगी। अगर आज सूरज दिन के 24 घंटे हैं तो 1 लाख साल बाद भी 24 घंटे ही होंगे। तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं, फिजिक्स कभी अपने प्रिंसिपल नहीं चेंज करता समय के साथ, टाइम और प्लेस के साथ फिजिक्स कभी भी अपने प्रिंसिपल चेंज नहीं करता। तो बेटा याद रखिएगा, फिजिक्स के प्रिंसिपल क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब जो चेंज ना हो, जो आज है वही लाखों साल बाद होंगे, ठीक है। टाइम के बदलने के साथ नेचर अपने रूल नहीं बदलता, याद रखना, जो नेचर में हो रहा है वो आज जैसा हो रहा है लाखों साल बाद भी वही हो। ये तो हम लोग हैं जो नेचर के रूल को बदलना चाहते हैं, जो नेचर के रूल को चेंज करना चाहते हैं, वरना नेचर कभी भी अपने रूल को चेंज नहीं करता। तो याद रखना, फिजिक्स के प्रिंसिपल सिमेट्री है, लिख लीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ नेचर आर सिमेट्री, द प्रिंसिपल ऑफ नेचर आर सिमेट्री। नेचर के जितने भी प्रिंसिपल है, हम उनकी डेफिनेशन बदल सकते हैं, हम उनकी पढ़ने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन वो जो घटित हो रहा है उसको नहीं बदल सकते, उसका सिद्धांत नहीं बदल सकते, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ नेचर आर सिमेट्रिकल एंड नॉट अफेक्टेड बाय टाइम और प्लेस, एंड नॉट अफेक्टेड बाय टाइम और प्लेस, एंड नॉट अफेक्टेड बाय टाइम और प्लेस, समय के साथ और स्थान के साथ ये प्रिंसिपल नहीं। अगर आज मैंने एक जगह ऊपर टंकी रख रखी है, पानी भरा हुआ है, और नीचे नल खोल दिया, तो हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, चाहे मैं इंडिया में बैठा हूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं, चाहे अमेरिका में, वो प्रिंसिपल हर जगह सेम होगा, कि ज्यादा पानी से कम लोग कम पानी की तरफ आना चाहता है हर कोई, ठीक है। तो हर कोई, मेरी बात याद रखना कि फिजिक्स अपने प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता। फिजिक्स का पहला चैप्टर हमारा ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका खत्म हुआ, हम जान चुके हैं फिजिक्स में हम क्या पढ़ने हैं, एक आइडिया लग गया होगा पूरा चैप्टर से, क्या स्कोप है, कहां से कहां तक पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन में क्या करते हैं, पढ़ाई कर करके चीजें छोटी करते हैं, रिडक्शनिज्म, स्कोप, एक्साइटमेंट क्या है, इसकी तरह तरह की डिफरेंट चीजें। बस जी चैप्टर खत्म होता है, अब हम पढ़ेंगे इसका कल से, दैट इज चैप्टर नंबर 2, वहां से प्रॉपर नोट्स बनेंगे, प्रॉपर चीज आएंगी, यहाँ से पेपर में भी नहीं आता है, एक आध नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि 4 फंडामेंटल फोर्स कौन से हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, एक आध छोटी मोटी चीज इसमें बचती है बस, कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ बचते हैं और मिनिमम एनर्जी सिस्टम, ये मैं कल चैप्टर 2 के स्टार्टिंग से करा दूंगा, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कल आपको स्टार्टिंग में करा दूंगा, चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू क्लास।